प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12 सेट नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा जहीरुद्दीन बाबर। दूसरा प्रश्न, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। पांचवा प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। छठवें प्रश्न को देखते हैं, दक्कन के गांवों में रैयतों ने कब बगावत की? तो 1875। सातवां प्रश्न है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। आठवें प्रश्न को देखते हैं जो लघु उत्तरीय है कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंसर, अकबरनामा मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर की आत्मकथा है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। पुनः आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। अकबरनामा से अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं अकबर के जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण का वर्णन करें। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण का वर्णन करें। आंसर देखते हैं, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था या खींचना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाली कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, क्योंकि भारतीयों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझा। 10वें प्रश्न को देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को अंग्रेज़ों ने भर्ती करने वाला सार्जेंट माना था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। इंग्लैंड ने यह आशा दिलाई थी कि युद्ध के बाद भारतीयों को शासन में छूट दी जाएगी, किंतु अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून को पास कर छूट देने की बजाय बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून पास कर दिया, जिससे लोगों में असंतोष हुई। आगे चलकर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में शांतिपूर्वक बैठक जालियांवाला बाग में रखा गया, जिसकी निर्ममतापूर्वक 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओ डायर के निर्देश पर रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलाकर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। इसके बाद खलीफा के पद को मान्यता रद्द कर दी गई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। ग्यारहवें प्रश्न को देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान की भाग 3 में उल्लिखित है। इसका विस्तार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों में प्रमुख अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 12वें प्रश्न को देखते हैं,
12वां प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त तथा अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का खंड, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, जिसमें 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदार को राजस्व के रूप में प्राप्ति होती थी। इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि कंपनी और जमींदार को एक निश्चित आय की प्राप्ति होती थी, किंतु किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था। 13वें प्रश्न को देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया। इस लड़ाई में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा बाबर विजयी हुआ। विजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई तथा सल्तनत सत्ता का अंत हुआ। 14वें प्रश्न को देखते हैं। फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में उल्लिखित थी। इस रिपोर्ट में जमींदारों, औरतों की अर्जियां, विभिन्न जिला के कलेक्टरों के रिपोर्ट, राजस्व, न्यायिक, सांख्यिकीय तालिकाएं इत्यादि पर टिप्पणियां शामिल की गईं। ब्रिटेन के कुछ ऐसे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। ब्रिटेन के समाचार पत्र कंपनी की भ्रष्ट नीतियों का खुलासा कर रहे थे। इस प्रकार कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे। यही 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। 15वें प्रश्न को देखते हैं जो दीर्घ उत्तरीय है 5 मार्क्स का। संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताएं। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में घटित हुई। संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। हुल का मतलब होता है विद्रोह, जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 2 संथाल भाइयों सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया। इसका साथ इनके 2 अन्य भाइयों चांद और भैरव तथा 2 बहनें फूलों और झानों ने दिया। संथाल विद्रोह का प्रारंभ भोगनाडी नामक स्थान से हुआ। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ। 30 जून को ही हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडी में 10,000 संथाल एकत्रित हुए। इन्होंने अपना देश और अपना राज का नारा दिया। संथाल विद्रोह के पीछे की परिस्थितियों को जानना अति आवश्यक है। राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन 1800 ईस्वी में के आसपास हुआ। कंपनी सरकार ने आर्थिक लाभ से प्रेरित होकर संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए प्रेरित किया। 1832 ईस्वी तक उस क्षेत्र के एक बड़े इलाके को दामिन ये कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इससे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई। उन्हें इस इलाके के अंदर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। दामिन ये कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां, गांव और उनकी जनसंख्या में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। संथालों के परिश्रम से खेती का विस्तार होता गया। साथ ही कंपनी को राजस्व के रूप में प्राप्त रकम में भी वृद्धि होती गई। किंतु बहुत शीघ्र संथालों को अनेक कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब कारणों ने संथालों को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया। संथाल ने शीघ्र ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती प्रारंभ की थी वह उनके हाथ से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती प्रारंभ की थी उस पर सरकार ने भारी कर
लगा दिया था। सरकार की बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रही थी और कर्ज ना अदा किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग दामिनी एकोश क्षेत्र पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग अनुभव करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह का समय आ गया है। 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह कर दिया। 1855 ईस्वी में अंग्रेज कमांडर मेजर बरो को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। दीघी थाने की दरोगा महेश लाल तथा गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या संथालों ने कर दी। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पाकिस्तान के अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसकी माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर के पिता हुमायूं थे। अकबर ने अपना राज्यारोहण कलानौर नामक स्थान में करवाया। राज्यारोहण के समय अल्प आयु के कारण उनके संरक्षक के रूप में बैरम खान ने 1555 से 60 तक शासन किया। इसके बाद अकबर की धाय माता माहम अनगा 1560 से 62 ईस्वी तक संरक्षक के रूप में काम किया। इसके बाद अकबर ने स्वयं सत्ता का संचालन किया। अकबर की राष्ट्रीय शासक होने के पीछे निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। एक महान विजेता। अकबर ने भारत का एकीकरण करने के लिए उन्होंने विजय नीति का अवलंबन किया, जिसके तहत 1561 ईस्वी में मालवा, 1571 ईस्वी में गुजरात, 1586 ईस्वी में कश्मीर और 1592 ईस्वी में उड़ीसा, इसके अलावा चुनार, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, बिहार, बंगाल इत्यादि क्षेत्रों को जीता। अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी, जो 1601 ईस्वी में संपादित की गई थी। प्रजा उत्सल शासक के रूप में अकबर का व्यवहार जनता के बीच बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण था। वह सभी धर्मों के बीच सामंजस्य, सौहार्द बनाए रखने के लिए विविध कार्य किए, जैसे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नया धर्म दीन-ए इलाही दिया। इन्होंने विविध धर्मों के विद्वानों को बुलाकर धर्म की अच्छाइयों के बारे में चर्चा की। कुशल प्रशासक के रूप में अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया। इन्होंने अपने पूर्वकालिक शासक शेर शाह की नीतियों का अवलंबन किया, उसमें कुछ मामूली बदलाव के साथ अपना लिया और इन्होंने भूमि व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए टोडरमल को इसका जिम्मा सौंपा। टोडरमल ने दहसाला पद्धति के द्वारा राजस्व प्रणाली को मुगल शासन के अनुरूप ढाल दिया। विद्वानों के संरक्षक के रूप में अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनकी प्रमुख नवरत्नों में अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना, टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, तानसेन, राजा मानसिंह, फ़कीर अजूजुद्दीन प्रमुख थे, जो अकबर के विभिन्न विधाओं में सलाह देते थे। स्थापत्य निर्माता के रूप में अकबर ने अपने शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि का निर्माण करवाया। 17वें प्रश्न को देखते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। गांधी जी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित आंदोलनों के द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। चंपारण सत्याग्रह को सर्वप्रथम देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो संपादित जो आंदोलन था वो क्या था? चंपारण सत्याग्रह पहला। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में संपादित किया गया। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में नील किसानों में प्रचलित 3 कट्ठिया पत्ती को समाप्त करवाया। 3 कट्ठिया पत्ती में किसी भी किसान को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसानों की भूमि अत्यधिक बंजर होती जा रही थी। गांधी जी के प्रयासों से चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। अहमदाबाद मिल विवाद 1918। अहमदाबाद मिल विवाद, जिसमें मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर गांधी जी ने अनशन किए, जिसमें 35% की मांग की गई थी। इस प्रयास में गांधी जी सफल रहे। खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा में वर्षा न होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। किसान मालगुजारी देने की स्थिति में नहीं थे, अतः गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का मालगुजारी माफ़ किया गया। रॉलेट एक्ट 1919। 1919 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में गांधी जी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल ओ डायर के निर्देश पर जनरल आर डायर ने गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों भारतीयों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को तेज कर दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसकी प्रवृत्ति यह हिंसक थी, लेकिन आगे चलकर यह हिंसा के रूप में आगे बढ़ने लगी। इसकी परिणति चोरी हत्याकांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर गए और वहां उन्होंने जाकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह आंदोलन अनवरत चलता रहा। 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन में 165 बैठकें हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान जो है वह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। नागरिकों के लिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में एक
कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। कुछ चेंजेज की बात करें तो भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है 368 अनुच्छेद के तहत। वर्तमान में भारतीय संविधान में 455 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। भारत के संविधान का स्रोत जो है सो जनता है, मतलब शक्ति जो है सो भारतीयों में निहित है, क्योंकि हम लोग अपना लोक प्रतिनिधि चुनते हैं। 19वें और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। अखंड भारत के रूप में ब्रिटिश प्रभुसत्ता से आज़ादी का सपना पूरा नहीं हो सका। 1947 ईस्वी में अंग्रेज़ों के हाथों भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र हुए। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिन प्रमुख कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पहला, मुसलमानों की अलगाववादी नीति। 20वीं शताब्दी के शुरू से ही मुसलमान नेताओं ने अलगाववादी नीति को अपनाना शुरू कर दिया। इससे पूर्व मुस्लिम विरोधी सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम जाति बहुत पिछड़ गई थी तथा उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। वह भविष्य में हिंदुओं पर बहुत से भय खाने लगे थे। इसके नेता सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि हिंदुओं से अलग रहकर मुसलमानों की प्रगति हो सकती है। मोहम्मद इकबाल और जिन्ना ने इस दिशा में विशेष कार्य किया। इससे सांप्रदायिकता पनपी और फिर इसकी अंतिम परिणति विभाजन के रूप में सामने आई। दूसरा देखते हैं कारण, हिंदुओं की अछूतवादी नीति। कट्टरपंथी हिंदुओं की अछूतवादी नीति ने आग में घी डालने का काम किया। यह रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और परंपरा इत्यादि में मुसलमानों के ठीक विपरीत थी। उन्हें अछूत समझते थे। ऐसे में मुसलमान सशंकित थे कि आगामी कार्यों में मुसलमान कुरानों पर नहीं बल्कि पुरानों पर चलने के लिए बाध्य हो जाएगा। जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना ने शुरू से ही पाकिस्तान की मांग के लिए कड़ा रुख अपनाए। उन्होंने राष्ट्रवादियों को तब तक सहयोग करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति ना दे दी जाए। फूट डालो राज करो की नीति। इस नीति का प्रयोग अंग्रेज़ों ने शुरू से ही किया और इस हेतु उन्होंने संप्रदायवाद का बीज बोया और फिर मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए उकसाया और 1909, 1919, 1935 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर संप्रदायवाद की जड़ों को और गहरा बना दिया, जिसके कारण विभाजन आगे चलकर हुआ। सत्ता हस्तांतरण की धमकी। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि एक निश्चित तिथि के अंदर हर हाल में भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीय नेताओं को यह भय हो गया कि अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण के समय गृह युद्ध की नौबत आ सकती है। सत्ता का लालच। कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ही सत्ता का स्वाद चख चुका था। वह किसी प्रकार से सत्ता हथियाने के पक्ष में थे। माइकल ब्रेजर के शब्दों में, सत्ता का लालच कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ा आकर्षण था। माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन ने एटली की घोषणाओं के अनुरूप जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण करने का प्रयास किया और उनका विचार था कि विभाजन की कीमत पर भी भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। थैंक यू।